हेलो माय स्टूडेंट, अभी देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दिए हुए हैं 7th नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर, और ये भी जे एडवांस के लिए ही है और वेक्टर अलजेब्रा मैथमेटिक्स फॉर जेई एडवांस 2022। तो पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए और 1 मिनट का टाइम देते हैं, थोड़ा लॉजिक लगाइए, सोचिए, क्योंकि सोचने का काम है 99%, बनाने का तो मात्र 1% होता है। ओके, सोचने का थोड़ा अपना लॉजिक डेवलप कीजिए। देखिए क्वेश्चन, ठीक है, देखा जाए कैसे बनेगा। तो लिखा है कि यूनिट वेक्टर, उसी को फाइंड करना है, और ये है परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल है इसके साथ, और वही यूनिट वेक्टर क्या है, तो कोप्लेनर विद द वेक्टर्स दिस टू। तो इसको स्टार्ट इस तरह से करेंगे कि लेट the required vector is equal to Li plus Mj plus M। आप चाहो तो इसको मतलब A1, A2, A3 के टर्म में भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एलिमेंट के टर्म में लिखें, तो दोनों चलेगा, और ये यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशंस है वेयर n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि अगर हम यूनिट वेक्टर्स ले रहे हैं तो नेचुरली ये तीन चीज ऐसा लेना पड़ता है कि उसके स्क्वायर, इसके स्क्वायर, इसके स्क्वायर करके ऐड करने से 1 होना चाहिए। इसलिए हमने यूनिट वेक्टर के चलते ही उसको 11 लिख दिया। आप अगर चाहें तो इसको मतलब A1, A2, A3 भी लिख सकते थे, और फिर उसमें कंडीशन लगा देते कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू 1, और फिर उसको स्क्वायर कर देंगे तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। मेरा कहने का सेंस क्या है, थोड़ा हम लिख देते हैं। मान लीजिए इस आंसर को ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते थे A1i A2j A3k, ठीक है। और ये यूनिट वेक्टर है तो इसलिए इसका मॉड जो होगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 होगा, और यूनिट वेक्टर होने के चलते फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर मस्ट बी 1। तो कहने का मतलब है हम A1 A2 A3 से बनाए चाहे एलिमेंट से बनाए, कोई दिक्कत नहीं। एलिमेंट से लिखेंगे तो भी यही कंडीशन आएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर N स्क्वायर 1, और अगर A1 A2 A3 से भी लिखेंगे, और इसका चूंकि यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मॉड वैल्यू होगा वो इतना होगा और वो 1 है, इसलिए इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। तो दोनों सही है, अब आपका अपना चॉइस कि आप A1 A2 A3 से बनाना चाहते हैं कि किससे बनाना चाहते हैं। तो चलिए मैं A1 A2 A3 से ही बना दे रहा हूँ। अब आगे देखा जाए, अब है कि लिखा हुआ है कि दिस यूनिट वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर्स दिस
तो जब भी दो वेक्टर ऑर्थोगोनल होता है उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। इसलिए यूनिट वेक्टर को लिख देंगे यहाँ पर, जो लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर्स को मान लिया यहाँ पर लिख देते हैं, ये ए कैप है वाला। तो ये ए कैप का आंसर जो यूनिट वेक्टर्स है, इस आंसर्स को अगर ए कैप नहीं लिखने का मन है तो ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर ए लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसका मॉड वैल्यू 1 है इसलिए लोग ए कैप लिख देते हैं। आप ए कैप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम वेक्टर ए ही लिख दिए। तो वेक्टर ए जो है जिसका ऑर्थोगोनलिटी है, मतलब a1i a2j a3k, ये यूनिट वेक्टर्स जो कि ऑर्थोगोनल है इस वेक्टर के साथ, तो डॉट करेंगे 3i + 2j + 6k, ये 0 है। और i j k नहीं लिखना चाहते हैं तो सीधा ऐसे भी लिख सकते थे, a1, a2, a3, i j k का जरूरत ही नहीं है, 3, 2, 6 ये भी चलेगा। ये सॉलिड ज्योमेट्री के स्टाइल में लिख दिए और ये i j k के फॉर्म में लिख दिए, दोनों एक ही बात है। तो जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3a1 2a2 -6 + 6a3 = 0। तो इस तरह से एक आ गया कंडीशंस परपेंडिकुलर होने के लिए। और 3 अननोन चाहिए हमको, a1 a2 a3, वो कैसे निकलेगा? एक इक्वेशन हमारे पास ये यूनिट वेक्टर के चलते ये वाला दे दिया है कि a1² + a2² a3² 1, एक पहला सोच सकते हैं कि इक्वेशंस है। दूसरा यहाँ से मिल रहा है, एक और मिल जाए तो हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। तो और एक क्या है दिया है कि जो वेक्टर्स a है यूनिट वेक्टर, वो कोप्लेनर है, इज कोप्लेनर विद द वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो सोच सकते हैं कि इस वेक्टर्स का अगर हम कुछ नाम दे दें, समझ लो कि इस वेक्टर को अगर हम b समझें, क्योंकि हम इसको a लिख चुके हैं, तो अगर a वाला b है तो यहाँ a डॉट b किए हैं, और इसको c और d समझिए तो 3 वेक्टर दिया हुआ है। एक वेक्टर्स जो बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर्स है, और जिसको हमने लिखा है वेक्टर a, और दूसरा वेक्टर्स है ये वाला जिसको मैंने वेक्टर c लिखा है, और इस वेक्टर्स को समझ लीजिए कि d लिखे हैं, तो ACD स्केलर ट्रिप प्रोडक्ट 0 हो जाए, तो वो भी 3 वेक्टर के कोप्लेनर होने का शर्त होता है। मतलब ये जो 2 वेक्टर है C और D, और इसको हम मान लिए हैं B, तो C और D जो A के साथ है वो क्या है, तो एक तरह से कोप्लेनर है। मतलब जिस प्लेन में वेक्टर्स C और D है, C का मतलब मैंने एज्यूम कर लिया कि इसको D, और इसको एज्यूम कर लिए हैं वेक्टर्स C। तो ये वेक्टर C है, वेक्टर D है, तो C और D का जो वेक्टर C है उसके साथ मतलब कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर का कंडीशन होता है कि प्रोडक्ट 0। और नहीं तो एक और तरीका था जो बताए हैं इसके पहले वाले क्वेश्चंस में, लीनियर कॉम्बिनेशंस करके, मतलब कि वेक्टर्स A को लिख सकते थे इस फॉर्मेट में कि लैम्डा वेक्टर B और म्यू वेक्टर C, और ऐसे करके भी लैम्डा म्यू के रिलेशन से भी बनाया जा सकता है। तो हम उस कंसेप्ट की जगह पर एक स्केलर ट्रिप प्रोडक्ट का यूज करके बनाते हैं, क्योंकि यहाँ भी तीनों वेक्टर एक प्लेन में है, और वहाँ भी क्या है कि C और D के साथ अगर वेक्टर एक कोप्लेनर होता है तो उसके कंसेप्ट होते हैं कि वेक्टर A = लैम्डा वेक्टर C + म्यू वेक्टर D। तो उससे भी बना सकते हैं, अभी मैं इसको बना दे रहा हूँ। तो A कौन है, A1i A2 A3, पहला रो में A आएगा, ये C का जो पार्ट है A वाला, इसको पुट करेंगे यहाँ 2, फिर इसको पुट करेंगे 1, इसको पुट करेंगे 1, और इसका पुट करेंगे 1,
-1 1, और ये आंसर डिटरमिनेंट के फॉर्म में 0। ये कंसेप्ट है, अगर थ्योरी में डेप्थ में जाइएगा तो पता चलेगा। वेक्टर ए का 3 कंपोनेंट था, वेक्टर सी का ये कंपोनेंट है, वेक्टर डी का ये कंपोनेंट है। तो वेक्टर डी जो थर्ड रो में है 1 -1, इस पे कोएफिशिएंट को लिख दिया गया है, और ये वेक्टर्स का जो कोएफिशिएंट है 2 1 1 यहाँ लिख दिए। अब वेक्टर ए का जो कोएफिशिएंट यहाँ लिख दिए, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स i के फॉर्म में x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 0 होना चाहिए। स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट है, हर जगह तो कॉन्सेप्ट ही यूज हो रहा है, इसलिए लोग बोलते हैं पहले कॉन्सेप्ट अच्छा से पढ़िए, उसके बाद सिनॉप्सिस को रिकॉल कीजिए, तब क्वेश्चन बनाइए। लेकिन उतना पैसेंस नहीं, आप उतना करेंगे नहीं, इसलिए यही मेथड से करिए, क्या किया जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर देंगे एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। तो इसके बाद का स्टेप क्या होगा, तो जैसे ही A1 को अगर हम कॉलम और रो को बंद कर दें तो ये वाला मल्टीप्लाइड होगा, तो ये आ जाएगा 1 और ये होगा -1, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0। और फिर यहाँ पर A2 लिखा आएगा, ऐसा कॉलम और रो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 2, यहाँ आएगा 1, 2 - 1 तो 1 हो गया। और A3 इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, तो -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो -3, दिस इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट है, सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो आ गया ये वाला कि -A2 -3A3 इज इक्वल टू 0। और अब 3 इक्वेशंस है, 3 अननोन है, सॉल्व कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। और इसको चाहेंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी बना सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से आप सोच सकते हैं कि दोनों को मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बना दिया जाए। तो देखिए कैसे होगा, पहले चेक कर लेते हैं ठीक है कि नहीं। ये है 2 1 1 2 1 1, इसका हो गया 1 -1 1, ये भी ठीक है। और इससे एक्सपेंड किए तो 1 और -1, तो 1 और -1, लेकिन ब्रैकेट में माइनस है तो वो मिलके 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कैलकुलेशन स्टेप है, कैसे हुआ देखिए, इसको हटाया इसको हटाया, तो पहले तो 1 आया और इसका आया -1। अब 1 में -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, तो इसलिए वो यहाँ पर 2A1 इतना हो गया। और अब यहाँ भी 0 है, ये भी 0 है, तो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट है कि जब भी दोनों 0 हो तो दोनों को एक जगह कंपाइल कीजिए। तो जब दोनों को एक साथ कंपाइल करेंगे, यहाँ दिखा देते हैं उसको, तो आ जाएगा ट्वाइस A1, ये वाला पहले लिखे हैं, इसको थर्ड कर देते हैं, तो ये दोनों को यूज करते हैं। थ्राइस A1 ट्वाइस A2 6A3 0, ट्वाइस A1 A2 माइनस थ्राइस A3 0। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A1 को बंद कर देंगे, बंद करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हुआ, ये -6 हुआ। और फिर ये वाला मल्टीप्लाइड हुआ तो आया फिर -6, तो दोनों मिल करके यहाँ हो गया 12। और फिर यहाँ A2 लिखेंगे, तो A2 इसको बंद किए तो यहाँ से हो गया 12 -9, तो 12 -9 21 हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा A3 वाला, तो इसको सप्रेस करेंगे तो -3 और -4 -7, और इस तरह से यह रिजल्ट आया। और इसी को देख सकते हैं कि जो A1 आया वो आंसर्स यहाँ पर देखते हैं, कहीं मिस्टेक्स लग रहा है थोड़ा सा, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। A1 A2 A3, ये वाला है 2 1 1, यह है 1 -1 1, ठीक है। इसको 1 किए तो 1 और ये हुआ -1, और सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 1 2 तो हो ही गया, 2A आ गया। और फिर यहाँ पर जैसे इसको मल्टीप्लाई किए A1 से, तो देखो -6 हुआ, और
इधर भी -6 हुआ, सब्ट्रैक्ट करना है तो 0 होगा, वही मिस्टेक्स हो रहा है। तो इस तरह से इसको कांस्टेंट लिख देते हैं। तो निकल गया A1 कैंसल्स 0, A2 कैंसल्स 21 की और A3 कैंसल्स -7 की। निकल गया A1 A2 A3 के टर्म में। अब ए वाला आंसर इसमें पुट कर दे तो लिखा हुआ A1 स्क्वायर तो A1 स्क्वायर 0 हो गया और A2 स्क्वायर हो गया 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर तो -7k का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया 441 और ये हो गया 49 और ये k स्क्वायर। सॉल्व करके आएगा ये 490 k स्क्वायर इक्वल टू 1, तो k आ गया 1/490 स्क्वायर रूट। और यहाँ पर जो k आएगा जो इसमें मल्टीप्लाइड होगा तो नेचुरली k तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसा ऑप्शन दिया है कहीं पर माइनस नहीं दिख रहा आगे में, इसलिए हम लोग प्लस माइनस की जगह सिर्फ एक यूज करके भी काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर k का आंसर आ गया प्लस माइनस 1/49 का 7 हो गया और √10। फिर इसके बाद का स्टेप यहाँ पर दिखा देते हैं कि A1 तो 0 हो गया, A2 कितना निकला, A2 निकल गया 21 की, तो 21 का मतलब 21 लिख देते हैं और k की जाएगा प्लस माइनस 1/7 √10 और ये 7 से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा प्लस माइनस 3/√10 A2 का आंसर। A3 अगर फाइंड करेंगे, A3 क्या है -7k, तो माइनस का माइनस है 7 और k का प्लस माइनस 1/7 √10, तो क्या आ गया ये माइनस प्लस और 1/√10। यहां पर मैंने क्या किया है, ये प्लस है तो पहले प्लस से मल्टीप्लाई किए तो माइनस आ गया और माइनस से मल्टीप्लाई किए तो प्लस। लेकिन हम लोग जो आंसर्स लेंगे वो दोनों ऑप्शंस में तो k को अगर पॉजिटिव लेंगे तो उस समय जो सेकेंड पार्ट है k निगेटिव वाला लोअर पार्ट इसको हटा दीजिए, लोअर पार्ट हटा दीजिए, यहाँ भी लोअर पार्ट हटा देंगे, यहाँ भी लोअर पार्ट हटा देंगे, तो नेचुरली जब लोअर पार्ट हट जाएगा तो उस समय ये वाला आंसर हो जाएगा 3/√10 और ये हो जाएगा 1/√10, क्योंकि हमने लोअर पार्ट को हटा दिया है तो माइनस साइन दिया है। ये कब लिखे हैं, अगर k इफ k पॉजिटिव, अगर k पॉजिटिव लेंगे तब इस केस में होगा, और अगर निगेटिव लेंगे तो उस समय ये माइनस में आ जाएगा और ए वाला प्लस में आ जाएगा। अब A1 A2 A3 सब निकल गया, अब इसको पुट कर देते हैं तो देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो इसके बाद का स्टेप हो गया वेक्टर से A बराबर A1I A2J A3K। तो A2 तो A1 तो ऑलरेडी 0 है, तो 0 है मतलब नहीं लिखेंगे इसको। A2J तो A2 कितना है, ये देखिए 3/10, ये J में आ गया और A3 में -1/√10k। सॉल्व करेंगे 3j - k √10। अब ये देख रहे हैं 3j - k √10, ये देखिए सी कैटेगरी में आंसर है। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। लेकिन अगर सोचिए ये मल्टीपल आंसर होता तो k को प्लस माइनस लेकर के और एक ऑप्शन हो सकता था। तो यहाँ पर क्योंकि जैसा दिया हुआ है उसी ऑप्शन में खोजना है, सिंगल आंसर वाला है, तो इस तरह से ये रिजल्ट हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और इसी तरह कंटिन्यूएशन में प्रैक्टिस करते रहिए। जो मैंने लॉजिक दिया है DSP
डी का मतलब यहाँ है डेरिवेशन और भी डेप्थ के साथ, और एस का मतलब हुआ सिनॉप्सिस, और पी का मतलब हुआ प्रैक्टिस। ये उसके लिए जो 1 से लेके 1000 रैंक तक आईआईटीज में चाहिए। ये है 1000 रैंक से लेकर के 10,000 रैंक के अंदर वाला, और ये वाला है 10,000 रैंक से लेकर के 15,000 या एक्सटेंडेड रेट उससे भी ज़्यादा के लिए। तो सबसे इजी है, पहले अपने आप को पी में साबित करो। जब पी में अपना कॉन्फिडेंस आ जाए तब कोशिश कीजिए कि सिनॉप्सिस को कवर करके इस ग्रुप में आइए, तब कोशिश कीजिए यहाँ पर आइए। और जो बच्चे जीनियस हैं उनके लिए तो मैं सीधा कहूँगा भाई आप इसी को बना लीजिए, और उसके बाद ये वाला करने का जरूरत ही नहीं है, ये भी करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही बन जाएगा। लेकिन वो इतना आसान नहीं है। बोलना आसान है कि हाँ कोई आदमी अगर इतना जानता है बहुत डेप्थ में थॉरली, तो वो मजे से सेकेंड वाला भी काम कर लेगा और ये वाला भी काम कर लेगा। लेकिन वो सब जीनियस स्टूडेंट के लिए। तो अपने आप को थोड़ा सा डाउन करके सोचो कि मीडियोकर स्टूडेंट हैं, तो मीडियोकर से अगर सिनॉप्सिस से बनाते हैं तो भी चलो इस लेवल पे तो पहुंचोगे। लेकिन अगर देखोगे सिनॉप्सिस से खाली क्वेश्चन बनाते हो तो कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इन जनरल क्यों नहीं बनेगा कि क्वेश्चन ऐसा आता है कि 99% उस पर खाली सोचना है और 1% है कैलकुलेशन। ये जितना भी चीज़ है क्या है जो मैंने बनाया, ऐसा नहीं है कि ये सारा क्वेश्चन 44 साल का क्वेश्चन हम लोग बना के बैठे हुए हैं और वो बना रहे हैं। नो, रैंडम क्वेश्चन कोई भी होगा उसको सोचा जाता है और बनाने का सोचा जाता है, प्रैक्टिस। तो हम लोग एक्चुअली कहाँ पर हैं? तो हम लोग का जो पढ़ाई और तरीका है वो है कि डेप्थ में सारा चीज़ पता है, इसीलिए पहला हम लोग का क्लियर है। तो जरूरत नहीं है मेरे को कि सेकेंड लेवल के लिए सिनॉप्सिस तैयार करना, और जो भी किताब सिनॉप्सिस तैयार करेगा उससे भी ज़्यादा करोड़ों अरबों सिनॉप्सिस तो हम लोग के मस्तिष्क में घूमते रहता है। और उसके बाद प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस का आवश्यकता ही नहीं है मुझे। क्यों? जब हमारे पास पूरा डेप्थ में सब कुछ पता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये हो गया कि 1 से 1000 रैंक के अंदर के लिए। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं हैं तो आप सिनॉप्सिस को मतलब याद करके समझ करके जो भी हो बाई हुक और बाई क्रोक इसको दिमाग में रखिए और बिना सोल्यूशन देखे हुए क्वेश्चंस को बनाइए। अगर कोई क्वेश्चन आज बनाते हैं नहीं बनता है, 5 दिन बाद बनाइए, 20 दिन बाद बनाइए, लेकिन सोल्यूशन मत देखिए, तभी आपके सोचने की एबिलिटी डेवलप होगी। भले 1 महीना में एक ही क्वेश्चन बने, तो उस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप अच्छा होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं, इसके बाद का फिर कंटिन्यूएशन में और दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन।